एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का पार्ट शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि बीच में काफ़ी सारी मेरे ब्रेक्स आ रहे हैं। आई मीन स्टोरी को कंटिन्यू मैं बहुत नहीं कर पा रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी ये ब्रेक्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी डेली अपलोड करने की। पर फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो प्लीज़ आप लोग समझना। एक्चुअली आगे आने वाले टाइम में मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आ रहा है जिसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है एंड प्रिपरेशन की वजह से आप तो समझते ही हैं ना, माइंड डाइवर्ट नहीं करने देना चाहती मैं अपना। और एक चैप्टर को इस वीडियो को एक वीडियो को अपलोड करने के लिए टाइम लगता है। स्टोरी सोचनी पड़ती है, फिर उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। दैट्स सो टाइम कंज्यूमिंग। बट फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि ऑलमोस्ट मैं डेली अपलोड करूँ। फिर भी अगर नहीं हो पाता है, ब्रेक आ जाता है, तो आई होप आप लोग समझेंगे। तो ये तो हुई मेरे ब्रेक से रिलेटेड बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा, बहुत सारे लोग स्टोरी के अंदर एक स्लोनेस की कंप्लेन कर रहे हैं। ओके, मैं मानती हूँ। एंड सेकंड, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्टोरी में जो सैडनेस चल रही है कब ख़त्म होगी, उसका भी जवाब देती हूँ। तीसरी, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ईबो का साइड अभी तक हमें पता नहीं चला है, उसकी भी जवाब देती हूँ। एंड लास्ट ये कहा है ईबो और सान के बीच में कब सब कुछ ठीक होगा और एक और नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई है। इतनी सारी एंट्रीज हो रही हैं, पुराना क्लियर नहीं हो रहा है और नया मैस क्रिएट होता जा रहा है। तो चलिए इन सब के बारे में एक एक कर बातें करते हैं। तो पहला, जस्ट थोड़ा सा बेयर कर लीजिए, हमारी स्टोरी बिल्कुल उसी ट्रैक पर जा रही है जहाँ पर सब कुछ अब धीरे धीरे कर ठीक होगा। ये कहो, एक बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट होते होते सब कुछ अपनी अपनी पेस पर आकर सेट होता जाएगा। दूसरा, ईबो के पास्ट के बारे में तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आज की वीडियो शायद ईबो के पूरे पास्ट से रिलेटेड ही होगी, उसके इर्द गिर्द घूमती हुई होगी। एंड हाँ, बट ये नहीं है कि पूरा पार्ट शायद उसी में चला जाएगा। एंड में आपको एक धमाकेदार ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद फोर्थ या थर्ड जो भी पॉइंट है, उसमें आपने पूछा था कि सान और ईबो एक साथ कब मिलेंगे। तो गाइस, जस्ट पेशेंट, थोड़ा सा पेशेंस, बस मिलने वाले हैं दोनों। एंड लिटरली इस बार जब मिलेंगे ना, तो कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। ये खुशखबरी मैं आपको दे देती हूँ इस नॉवल से रिलेटेड। एंड हाँ, और एक और क्या पूछा आप लोगों ने, आपने पूछा कि ये सैडनेस कब ख़त्म होगी। तो वो भी जल्दी ख़त्म होने वाली है। एंड नहीं, ख़त्म होने वाली है ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे तो सब कुछ संभाल ही लेंगे। यही तो हमारे कपल की पावर है। एंड और आपने क्या पूछा था, हाँ, एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री हो गई है। तो गाइस, ये कैरेक्टर जितना ज़्यादा इविल होगा ना, वो सान और ईबो की लाइफ में एक धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आएगा। तो मे भी हम इसे शुरुआत में यानी कि 1-2 एपिसोड में खूब गालियाँ दे सकते हैं, लेकिन बाद में आप लोग कहेंगे कि हाँ, इस कैरेक्टर ने सच में एक अच्छा काम किया है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर सान की लाइफ में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री दिखाई गई थी, जिसने और ज़्यादा मैस क्रिएट कर दिया था, क्योंकि सान ईबो से बात कर रहा था और अचानक कॉल बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब उसके आगे चाइना से स्टार्ट करते हैं। ईबो अपनी कार में था और फ़ोन कट चुका था। कार में एक अजीब सी साइलेंस पसरी हुई थी। उसके बगल में चैंग बैठा हुआ था, आगे ड्राइवर ने धीमी आवाज़ में कहा, सर हम पहुँच गए। चैंग ने ड्राइवर की तरफ देखा, वहीं दूसरी तरफ ईबो की तरफ देखा, जिसका कोई रिस्पांस नहीं था। ईबो इस तरीके से बैठा हुआ था जैसे कि एक सोललेस बॉडी हो, माइंडलेस स्टेट के साथ। जब बहुत देर तक भी ईबो जवाब नहीं देता तो फाइनली चैंग ईबो की तरफ देखकर कहता है, हम पहुंच गए हैं, क्या अब तुम निकलोगे बाहर? तुम्हारी लवर से अगर तुम्हारी बात हो गई हो तो। चैंग की इतनी हार्श वॉइस सुनकर फाइनली ईबो अपनी स्ट्रांस से बाहर आता है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, ये तो हुए। वो बस बाहर की तरफ देखने लगा, जहाँ उसकी गाड़ी से बाहर उसका घर दिखाई दे रहा था, यानी कि गुसू। ईबो, चैंग, ज़िही, ड्राइवर और उनके कुछ और इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर्स फाइनली गुसू लौट आए हैं, क्योंकि आगे जो कुछ भी होना है, जो भी सेरेमनीज होनी है, वो यहीं से ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो उसके लिए सभी को यहाँ आना ही था। खैर, चैंग तो गाड़ी से बाहर निकल आया था, पर कुछ देर तक भी ईबो बाहर नहीं निकलता। पर चैंग जानता था ईबो इस वक्त किस डायलेमा में है, किस स्टेट में है। वो बहुत वनरेबल है, बहुत वीक है और उससे भी ज़्यादा बहुत सेंसिटिव है। इसीलिए चैंग भी बस सिर्फ पेशेंसली वेट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर भी, और घर के अंदर कोई और शख्स भी। ईबो के डैड के चले जाने के बाद ईबो गुस्सू नहीं लौटा, एक बार भी नहीं। यहाँ तक कि जब सेरेमनी हुई थी फ्यूनरल की, तब भी ईबो ने उसे बीजिंग में ही ऑर्गेनाइज करवाया था। यहाँ तक कि अभी तक उसने अपने डैड की एशेस तक को भी ठीक जगह नहीं दी है, और वो ठीक जगह है गुस्सू, क्योंकि ईबो इन एशेस को तब खुद से अलग करना चाहता है जब वाकई उसका दिल उसे इजाज़त दे, या यूँ कहो वो अपने आप माफ़ कर सके, क्योंकि वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। उसके दिल पर एक पत्थर की तरह
बोझ है, एक ऐसा बोझ जो ना तो उसे सांस लेने दे रहा है, ना ही उसे आगे बढ़ने दे रहा है और ना ही सुकून लाने दे रहा है। हर पल, हर दिन, हर लम्हा हिबो को वो खालीपन महसूस होता है, ऐसा खालीपन जो अंदर ही अंदर उसे खोखला कर रहा है। जान जान का आना उसकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह था, एक ऐसी ब्लेसिंग की तरह जिसके अंदर हिबो बस खुल गया था। लेकिन उसके डैड उसकी सांसें थी, उसके जीने की वजह थी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट थी, उसकी आंखों की चमक थी और उसकी एक खनक थी आवाज़ की, जो उसकी ज़िंदगी से चली गई है। एक तरीके से उसका बचपना अपने साथ ले गई है, उसका लड़कपन अपने साथ ले गई है, उसका सुकून, उसके हंसने पर उसकी उस खिलकारी को सुनने वाला वो शख्स जिसे देखकर वो अपने सारे दुख भूल जाता था और अपने डैड से सब कुछ शेयर करता था। वो कंधा जिस पर बैठकर वो रोता था, हंसता था, जिस पर बैठ के उसने सारी दुनिया को देखा है, आज वो कंधा नहीं है। यहाँ तक कि आखिरी समय में भी वो उस कंधे को कंधा नहीं दे पाया। ये चीज़ उसके अंदर बहुत अंदर तक है, ये गिल्ट उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और आज जब वो गुस्सू लौटा है तो उसे हिम्मत की ज़रूरत थी, जान की ज़रूरत थी, क्योंकि उसका दिल चाहता था कि वो एक बार जान से बात करे यहाँ अंदर आगे बढ़ने से पहले। पर एक बार फिर जान ने उसका साथ नहीं दिया। एक बार फिर वो खालीपन बनकर ही रह गया। एक बार फिर जान ही वो उस प्यार के बीच का जो एहसास था वो इबो को चोट, दर्द, दुख, तकलीफ सब दे गया। कि प्यार है या इबो के लिए एक सज़ा है, एक ऐसी सज़ा जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। घुटन है जो उसे सांस नहीं लेने दे रही। शायद अब एक बोझ है जैसे ही वो उठा रहा है, मुस्कुराने का बोझ, जान के सामने सब कुछ ठीक दिखाने का बोझ। पर कब तक, आखिर कब तक? इबो की आंखों से एक आंसू छलक जाता है पर इबो उसे तुरंत साफ कर देता है। एट लास्ट फाइनली लगभग 10 मिनट के बाद वो कार का दरवाज़ा खोलता है और अपने कदम को बाहर रखता है। चैंग अभी भी इसकी तरफ नहीं देख रहा था। चैंग उसके अंदर भी एक अलग ही गुस्सा था, इबो से नाराज़गी थी जिसे वो भी किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। सभी बहुत टेंस माहौल के अंदर इस घर के सामने खड़े हुए थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी अपना एक भी कदम आगे बढ़ा सके, खासकर इबो से पहले। एट लास्ट फाइनली इबो ने अपने आप को उस घर के तरफ देखने पर मजबूर किया। उसका चेहरा सपाट था, आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे, पर वो जानता था कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहा है और उससे ज़्यादा चैंग। इसीलिए वो लगातार इबो को ही देख रहा था। पर इबो सभी को नज़रअंदाज करता हुआ फाइनली अपने घर की तरफ बढ़ता है। वो घर जहाँ उसने अपना बचपन जिया है, वो घर जहाँ उसने और उसके डैड ने ना जाने कितने सारे एंडलेस मोमेंट्स को शेयर किया है, जहाँ वो हंसा है, जहाँ वो रोया है, जहाँ वो बड़ा हुआ है, पर जहाँ अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इबो घर के अंदर जाता है। घर में पूरी तरीके से अंधेरा था, सिर्फ कुछ डिम लाइट्स चली हुई थी एंड गेट की एंट्रेंस पर ही एक ओल्ड सी वीक लेडी उसका वेट कर रही थी, आंट जियांग, जिसको इस वक्त ने वक्त से पहले ही कुछ ज़्यादा ही बुजुर्ग बना दिया है। इन पिछले कुछ सालों में आंट जियांग की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा गिर गई है और इस घर में वही अकेली हैं जो रहती हैं, इस पूरे घर की केयर टेकिंग करती हैं। इबो को वो कितनी बार बुला चुकी हैं, पर इबो हर बार आने से इनकार कर देता है। पर आज जब वो यहाँ लौटा है तो आंट जियांग बहुत खुश है, इसीलिए वो बस गेट पर खड़े होकर अपने मास्टर की तरफ देख रही हैं। इबो ने आंट जियांग के सामने खुद को खड़ा किया एंड कंप्लीट 90 डिग्री बो करते हुए कहा, आंट जियांग ने कहा, मास्टर आप क्या कर रहे हैं, कम ऑन इधर आइए मेरे पास। ये कहते हुए उसने इबो को हक कर लिया, पर इबो वो सिर्फ किसी सोललेस बॉडी की तरह वहाँ खड़ा था। उसने आंट जियांग को हक किया, पर उस हक में कोई वार्मनेस नहीं थी और ना ही उसके अल्फाजों में, वो सिर्फ एक रोबोट की तरह वर्क कर रहा था। आंट जियांग ने कहा, यंग मास्टर आपको इतने सालों के बाद देख रही हूँ, वक्त ने सच में आपको बड़ा बना दिया है, अब तो बहुत बड़े हो गए हैं। ये कहते हुए वो इबो की तरफ देखने लगी, पर इबो उसकी आंखें खाली थीं, जो कहीं ना कहीं आंट जियांग को भी एक पल में समझने के लिए काफ़ी थी। पर उन्होंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ इबो की तरफ देखा। इबो ने आंट जियांग का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अभी भी आपका वही छोटा सा इबो हूँ, मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ। कैसी हैं आप? आंट जियांग ने कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ, बस बुजुर्ग हो गई हूँ थोड़ी, और इन बुजुर्ग होने के साथ साथ कुछ परेशानियाँ तो आती ही हैं। लेकिन तो वो हल्का सा कफ करने लगी। इबो ने कहा, आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं ना चैंग, मैं तुमसे कितनी बार कहा है आंट को विजिट करने आया करो, इनका ख्याल रखा करो, तुम्हारे अलावा इनका कोई और नहीं है। तभी आंट जियांग ने कहा, ऐसे कैसे, आप भी तो है ना, आप भी मेरे बेटे से कम थोड़ी ही हैं। जैसे ही आंट जियांग ने कहा, एक इबो की बॉडी स्टिफ हो जाती है और बस आंट जियांग की तरफ देखने लगता है। आंट जियांग मुस्कुरा रही थी पर इबो मुस्कुरा भी नहीं पाया, उसने सिर्फ नोट किया
आंट जियांग ने कहा, मैं भी ना यहाँ खड़े होकर कितनी बातें कर रही हूँ, कम ऑन अंदर आइए, मैंने खाना बना कर रखा है और हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बटलर चैन भी है। पर इससे पहले कि आंट जियांग कुछ भी कहती, इबो ने आंट जियांग की तरफ देखते हुए कहा, आंट जियांग, मैं अभी सिर्फ अपने रूम में जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना, प्लीज़। आंट जियांग ने कहा। पर तभी चैंग ने आगे आते हुए कहा, माँ जिद मत कीजिए, उसे जाने दीजिए। आंट जियांग ने कहा, चैंग ने कहा, माँ। इसके बाद आंट जियांग चुप हो जाती हैं और वहीं इबो बस सामने की तरफ देख रहा था। आंट जियांग ने कहा, ठीक है, जैसा जैसा आप चाहें यंग मास्टर, प्लीज़ वेलकम। ये कहते हुए उसने घर की तरफ इशारा किया एंड एट लास्ट इबो घर के अंदर आ जाता है। उसका एक एक कदम बहुत भारी था, पर फाइनली वो अपनी सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर कॉरिडोर की तरफ जा रहा था। वहीं आंट जियांग, चैंग, बटलर चैन, सेक्रेटरी जुओ और उनके साथ सीही, जो अभी सेकंड कार से वहाँ आए थे, वो सब बस इबो की तरफ देखने लगे। पर अचानक इबो चलते चलते रुक गया। उसने वहीं कॉरिडोर में से खड़े होकर आंट जियांग की तरफ देखते हुए कहा, आंट जियांग ने कहा, जी मास्टर। ठीक है, तो वो आगे आ गई थी। इबो ने कहा, सारी तैयारियां हो गई हैं ना कल की? एकदम से आंट जियांग ने अपने आप को रोकते हुए कहा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, जी यंग मास्टर, सब कुछ हो गया है। इबो ने कहा, ओके, कोई चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं आपसे सुबह ही मिलूंगा, ओके, आराम कीजिए। ठीक है, तो वो फाइनली अपने कमरे की तरफ चला गया और वहीं दूसरी तरफ आंट जियांग, उनकी आंखों से आंसू बह गए थे। वहीं दूसरी तरफ चैंग की आंखों से भी आंसू निकल आए थे, पर उसने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ लिया। सी ने चैंग के कंधे पर हाथ रखा, पर चैंग ने सिर्फ सी को नोट किया और अपनी माँ की तरफ आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ आंट जियांग अभी भी इबो को उसी कॉरिडोर में से आगे जाते हुए देख रही थी। वो देख रही थी किस तरीके से इबो अपने डैड के रूम के बाहर रुका है, पर सिर्फ रुका है। वो ना ही उस दरवाजे की तरफ मुड़ा और ना ही उस दरवाजे के अंदर गया। कुछ देर वहाँ रुकने के साथ ही इबो आके अपने कमरे की तरफ चला गया। ये देखना सबके दिल तोड़ने के लिए काफ़ी था। चैंग ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा, आंट जियांग लगभग फ्लिंच कर उठती हैं। चैंग ने कहा, माँ। आंट जियांग ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, उन्होंने अभी तक खुद को माफ़ नहीं किया है। चैंग ने कहा, और वो कभी कर भी नहीं पाएगा। आंट जियांग ने कहा, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। चैंग ने कहा, उसकी गलती थी माँ, उसकी गलती थी। आंट जियांग ने कहा, तुम्हें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए ना चैंग, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें तो समझना चाहिए था। चैंग ने कहा, क्या समझूं माँ? क्या? कि वो एक ऐसे इंसान के पीछे पागल हो गया जिसने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और उसने उस इंसान को पीछे छोड़ दिया जो उसका सब कुछ था, उसका घर, उसका प्यार, उसका हंसने खेलने का जरिया, उसका एक इकलौता शख्स जिससे पूरी दुनिया में उसका खून का रिश्ता था। ये बोले उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ? मैं उसे माफ़ नहीं कर पाऊँगा और ना ही वो कभी खुद को माफ़ कर पाएगा। सी भी वहाँ पर आकर खड़ी हो गई थी। वो भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा आहत महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। वो अंदर से टूट रही थी। वो जानती थी कहीं ना कहीं इसमें उसकी गलती है, जहान की गलती है, वक्त की गलती है, किसकी गलती है कोई नहीं जानता, पर पूरी तरीके से जहान भी तो गलत नहीं है, क्योंकि जहान के बारे में भी चैंग नहीं जानता, कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता कि जहान किस चीज़ से सफ़र कर रहा था, वो क्यों भागा, वो क्यों अपने आप को छुपा रहा है, कोई नहीं जानता। सब अभी उसको गलत कह रहे हैं, इबो को गलत समझ रहे हैं, पर प्यार करना गलत नहीं होता ना। अपने प्यार के पीछे भागना, उसे पाने की चाहत रखना, ये सब कुछ गलत नहीं है, पर ये जो हुआ है वो गलत है और इसमें किसी की गलती नहीं है, शायद वक्त के अलावा किसी की भी नहीं। चैंग की ऐसी बातें सुनकर एक आंट जियांग बहुत गुस्सा हो गई थी। उसने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए चैंग, उस बच्चे ने प्यार किया था। तुम नहीं जानते, वो अपनी माँ की तरह है। प्यार उसकी माँ भी बिल्कुल ऐसे ही करती थी। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये कहते हुए वो बस एक हारी हुई सी मुस्कुराहट लेकर वहाँ से चली गई। चैंग ने जब ये सुना और अपनी माँ की आंखों के आंसू देखे, उसे बुरा लगा। वो भी अपने माँ के पीछे पीछे जाने लगा। वहीं आंट जियांग वहीं बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई थी। उनके चेहरे से ही लग रहा था कि वो इस वक्त कितना ज़्यादा दुखी हैं। चैंग ने कहा, माँ मैं आपको दुखी करना नहीं चाहता था, मैं बस। आंट जियांग ने कहा, तुम बस क्या? हाँ, तुम बस क्या? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो इबो? मैं जानती हूँ यंग मास्टर से किस समय से गुजर रहे हैं, पर इसमें उनकी गलती नहीं है। वो प्यार करते थे, वो अपने प्यार को पाना चाहते थे, उसके पीछे भाग रहे थे। क्या उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें नहीं पता? हाँ, वो अपनी माँ की तरह है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उनकी माँ भी ऐसे ही थी। यांग चैंग ने कहा, माँ
मुझे कैसे पता होगा, आपने कभी बताया ही नहीं। ये कहते हुए जियांग चंग थोड़ा सा हंसने की कोशिश करने लगा। हान जियांग ने कहा, क्या बताऊँ, जिस तरीके से आज यंग मास्टर ने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया ना, और सिर्फ अपने प्यार के पाने के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर एक दिशा में दौड़ रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही थी उनकी माँ, मेरी यंग मिस्ट्रेस यूई यान। यान फैमिली की सबसे छोटी बेटी, सबसे लाडली, इतनी लाडली कि उसके चेहरे की एक मुस्कुराहट देखने के लिए उसके माँ, पापा, उसका भाई सब कुछ हासिल कर देता था। पर वही बेटी एक दिन उसकी आंखों में इतने ही आंसू थे, तब भी उसके आंसू उसकी फैमिली का दिल पिघला नहीं सके। ऐसी ही थी उनकी कुछ कहानी। जियांग चंग ने कहा, माँ आप क्या कह रही हैं? आंट जियांग ने कहा, तुम्हें कहानी सुना रही हूँ, बैठो। ये कहते हुए उसने जी की तरफ देखा, जियांग चंग की तरफ देखा, दोनों कुर्सी पर आकर बैठ गए थे। आंट जियांग ने कहा, यान फैमिली कोचिन की बहुत बहुत नामी ग्रामी फैमिली थी। दे आर लीडर्स। शुरुआत से ही हमारी फैमिली उन्हें सर्व किया करती थी और बचपन से ही मुझे उन वहाँ की सबसे छोटी बेटी के लिए रख दिया गया था। मैं लगभग कुछ 18-19 साल की रही होंगी जब लिटिल यूई यान पैदा हुई थी। यान फैमिली के अंदर एक बच्ची, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। सच में उस खानदान में बहुत लंबे वक्त से कोई बच्ची पैदा नहीं हुई थी, हमेशा एक लड़का ही पैदा होता था। तो उस परिवार के अंदर एक खुशी ही अलग थी जब लिटिल यान पैदा हुई थी। सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए उनसे हद से ज़्यादा प्यार करते थे। मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से कि कैसे सब उन्हें पलकों पर बैठा कर रखते थे। वक्त गुजरा, उनके माँ पापा उनकी हर डिमांड को पूरा करते थे, उनका भाई भी, सब डिमांड पूरी थी। सिर्फ एक चीज़ की इजाज़त उन्हें नहीं थी, और वो थी बाहर किसी से प्यार करने की। घर पर ही उन्हें सब कुछ प्रोवाइड किया जाता था, स्कूल, होम ट्यूशन्स, फ्रेंड्स। और देखते देखते वो 10 साल की हो गई। तब तक उन्होंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। 10 साल में उनकी फैमिली ने उनकी शादी तय कर दी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से। एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली थी, ये कहो यान फैमिली की बराबरी की फैमिली थी। उस फैमिली के यंग सन थे लैन वैन हुआ, बाहर से पढ़कर आए थे, और वो हमारी लिटिल मिस्ट्रेस से ऑलमोस्ट 5 साल बड़े थे। उस वक्त यंग मिस्ट्रेस 10 साल की थी और वो जो बाहर से पढ़कर आए थे वो 15 साल के थे। पहली मुलाकात मुझे याद है, दोनों सीधे मुंह एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे थे, बात करना तो बहुत दूर की बात रही, दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे। खैर इसमें गलती किसी और की थी भी नहीं। हमारी लिटिल युआन थी कितने साल की, महज 10 साल की, और ऊपर से उनके सामने खड़ा हुआ था एक कोल्ड एटीट्यूड प्रिंस। सीरियसली जब मैंने भी पहली बार हमारे लान मास्टर को देखा था ना, तो मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। मुझे तो लग रहा था कि हमारी छोटी सी नन्ही परी को किसके हवाले कर दिया जा रहा है, वो भी अभी इतनी छोटी उम्र में। खैर हम कुछ कह तो नहीं सकते थे ना, क्योंकि थी तो मैं उनकी एक सर्वेंट ही ना, पर वो एक अलग ही दृश्य था। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और धीरे धीरे कर मैंने खुद ये महसूस किया कि वो शख्स जिससे मैंने देखा था, जो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल किसी पत्थर की मूर्त की तरह है, वो शख्स भी किसी को इतना प्यार कर सकता है। थे तो वो बच्चे ही, लेकिन उस बचपने में भी शायद कुछ था। कुछ तो प्रभाव था जो मैंने मास्टर लान के अंदर देखा था, जिसे मैं पहले देखने में कम्प्लीटली फेल हो गई थी। पर धीरे धीरे कर मैं भी समझने लगी। वक्त गुजरता चला गया। यंग मिस्ट्रेस ऑलमोस्ट 15 साल की हो गई थी, और हमारे यंग मास्टर लान ऑलमोस्ट 20-21 साल के। दोनों ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। वो जूनियर कॉलेज में थी और वो सीनियर कॉलेज के अंदर अपनी मास्टर्स कर रहे थे। साथ ही साथ वो अपने डैड के साथ बिजनेस में भी हाथ बटा रहे थे। वो सच में एक टैलेंटेड पर्सन थे, पर उनका बिजनेस कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं चल रहा था। धीरे धीरे कर लान फैमिली की उस ग्लोरी के अंदर गिरावट आनी शुरू हो गई। मार्केट के अंदर बहुत सारी बातें हो रही थी, उस घर के अंदर भी बहुत बातें होती थी, पर ये सब बातें यंग मिस्ट्रेस से छिपा कर रखी जा रही थी, क्योंकि कोई भी हमारी यंग प्रिंसेस को दुख तकलीफ या टेंशन नहीं देना चाहता था। वो बस अपनी लाइफ को एंजॉय करे, यही पूरी यान फैमिली चाहती थी। पर शायद वक्त कुछ और ही जा रहा था। अब हमारी यंग प्रिंसेस ऑलमोस्ट 17 साल की हो गई थी, और धीरे धीरे कर वो सच में यंग मास्टर लान से बहुत प्यार करने लग गई थी। मुझे याद है उस दिन वो कितना खुश थी, और वो मुझसे कह रही थी कि वो अपने बर्थडे पर यंग मास्टर लान को प्रपोज करेंगी, क्योंकि वो जानती थी वो खड़ूस तो उनसे कभी आई लव यू कहेगा नहीं, पर वो यंग मास्टर लान को ज़रूर आई लव यू कहेंगी।
और वो अपने 17th बर्थडे पर ये करने के बारे में सोच चुकी थी। एक बड़ा सा रेड फ्लावर लेकर उन्होंने वो लव यू कार्ड भी खरीदा था। तो ऐसी ही थी, बहुत ज़्यादा झल्ली थी, पर उन्हें क्या पता था उस दिन सब कुछ तबाह होने वाला है। लान कंपनी को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है, इतना बड़ा लॉस कि कंपनी की हालत कम्प्लीटली बैंकरप्सी की तरफ बढ़ चुकी थी। हर तरफ उनकी बातें हो रही थी। कंपनी के शेयर बिल्कुल मिट्टी के भाव में आ चुके थे। बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा। ये सब कुछ रातों रात में हो रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या, पर सबको ये पता था कि ये खबरें बस अखबारों की सुर्खियां बटोरने वाली हैं अगले आने वाले कुछ दिनों तक। पर इन सब से बिल्कुल बेखबर थी हमारी यंग मिस्ट्रेस। उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है, क्योंकि किसी ने उन्हें पता लगने ही नहीं दिया। अखबारों से उनको बहुत दूर रखा गया, यहाँ तक कि वो पूरी रात अपने बर्थडे वाले दिन अपने केक के सामने अपने फियांसे का इंतज़ार करती रहीं, पर कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि उनके फैमिली मेम्बर्स में से भी किसी ने नहीं बताया। बस अगले दिन उनसे कह दिया कि अब उनके फियांसे से उनके एंगेजमेंट को तोड़ दिया गया है। अब लान वान हुआ है, यूँ कहो लान फैमिली के उस यंग मास्टर से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। वो कोई उनकी फियांसे नहीं है और कभी उनकी मैरिज नहीं होगी। ये चीज़ हमारी यंग प्रिंसेस के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी थी, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। पहली बार मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे थे, क्योंकि वो तो प्यार करने लगी थी ना, एक ऐसे शख्स से जिसको उसने अपना मान लिया था, एक ऐसे शख्स को जिसके साथ उन्होंने अपना पूरा बचपन गुजारा है, जिसको देखते हुए, ये सोचते हुए कि आगे चलकर यही मेरा जीवन साथी बनेगा, एक उससे रिश्ता खत्म कर दिया, सारे रिश्ते नाते। ये वो कैसे स्वीकार कर सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। फैमिली मेम्बर्स ने सोचा था कि उनके लिए ये चीज़ समझानी बहुत आसान होगी अपनी यंग प्रिंसेस को, पर ऐसा नहीं था। यंग प्रिंसेस ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, किसी से बात करना भी छोड़ दिया। बहुत कोशिश की गई। उनके माँ पापा भाई सब कुछ कोशिश करते रहे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। महीने गुजरे, पूरा 1 साल गुजर गया, पर यंग प्रिंसेस वो बस चुपचाप उस कमरे में रहती। और वहीं दूसरी तरफ यंग मास्टर लान भी कभी उनसे मिलने नहीं आए, और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख था उन्हें। वो इसी चीज़ के लिए रोती रहती, मुझसे शिकायत करती रहती, क्योंकि एक मैं ही थी जिनसे वो सब कुछ कह सकती थी। बाहर वो किसी से नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कोई समझेगा नहीं। सब यही चाहते थे उनकी फैमिली में कि उनके सर से इस चीज़ भूत उतरे। यहाँ तक कि उनकी शादी किसी और से करने की बात तक चल रही थी, क्योंकि वो बहुत जल्द 18 की होने वाली थी और वो किसी और से उनकी शादी तय करना चाहते थे। तो ये सब चीज़ें हमारी यंग प्रिंसेस के लिए बहुत थी। इसीलिए वो अपने घर पर रुकना नहीं चाहती थी, वो बस घर से भागती रहती थी। ऐसे ही एक दिन था, मैं और वो पार्क में टहल रहे थे। वो आगे आगे थी और मैं बस उनके पीछे पीछे चल रही थी। तभी अचानक से उस पार्क के अंदर एक ऐसा शख्स उन्हें नजर आया जिसको वो पूरे 1 साल से तलाश रही थी। एक ऐसा शख्स जिससे वो प्यार करती थी, उनका प्यार, उनका लव ऑफ लाइफ। मैं अपनी जगह पर खड़ी रह गई और वो बस पतंग की तरह मेरी आंखों के सामने से उड़कर चली गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वो एक आदमी से जाकर लिपट गई थी। एक ऐसा आदमी जिसे एक पल के लिए तो मैं भी पहचान नहीं पाई थी। एक ऐसा शख्स जिसको हमेशा मैंने कोट पोट में देखा है, जिसके बाल हमेशा सेट रहते थे, एक प्रिंस की तरह लगता था। वो आज सामने एक साधारण आदमी की तरह लग रहा था। साधारण सी सफ़ेद शर्ट, उसके नीचे उनकी वो काली पैंट और पैरों में सिर्फ वो चप्पलें। कोई भी कह सकता था उन्हें कि उसके अंदर यंग मास्टर जैसी कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं भी एक पल के लिए धोखा खा गई थी और मैं उनके पीछे दौड़ने वाली थी उनको रोकने के लिए, पर अगले ही पल जैसे ही मैंने उनका चेहरा देखा, मैं बस वहीं रुक कर रह गई। पर हमारी यंग प्रिंसेस वो तो जैसे बावली सी हो गई थी। बस गले लगाकर अपनी शिकायतों का पिटारा उन्होंने उनके सर पर फोड़ डाला और बस उनके कंधे पर सर रखकर वो रोने लगी कि क्यों मुझे छोड़कर चले गए? क्या तुम्हें मेरा एक भी बार ख्याल नहीं आया? क्या तुमसे मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया? क्या तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्या तुम्हें लगा कि हमारी एंगेजमेंट इस तरह से तोड़ी जा सकती है? क्या तुम कभी मेरे पास नहीं लौट कर आते अगर आज हम यहाँ नहीं मिलते? ये सारी बातें वो कहे जा रही थी और वो सामने भी ऐसे पत्थर खड़ा हुआ था। एंड एट लास्ट जब हमारी प्रिंसेस को होश आया कि सामने वाला शख्स तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तब जाकर उन्होंने सामने की तरफ देखा। और जब उन्होंने वो देखा तो बस अपनी जगह पर दम खड़ी रह गई। मास्टर लान ने हमारी यंग प्रिंसेस को खुद से अलग किया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। अब मेरे और तुम्हारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। आज तो तुमने मुझे गले लगा लिया है, पर आज के बाद ऐसा कभी मत करना। ये कहते हुए वो बस आगे जाने लगे, पर हमारी प्रिंसेस जो इस बात को एक बार समझ कर रुक जाए, वो हमारी प्रिंसेस कहाँ, वो बस उनके पीछे दौड़ने लगी और उनके पीछे पीछे मैं दौड़ने लगी। उस पूरे रोड पर हम तीनों अजीब ही लग रहे थे। हमारी प्रिंसेस चिल्लाए जा रही थी और यंग मास्टर बस भागे जा रहे थे। एंड एट लास्ट वो रुकते हैं
और बहुत चिल्लाकर वो हमारी प्रिंसेस से बात करते हैं। उन्होंने चीख कर कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने कह दिया ना, अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, हमारी इंगेजमेंट खत्म हो चुकी है, वो सिर्फ एक सौदा था, जो सौदा अब खत्म हो चुका है। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? कोई तुम्हारा मंगेतर नहीं है और हमारे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। ऐसी और ऐसी ना जाने कितनी सारी दिल तोड़ने वाली बात उस दिन यंग मास्टर लान ने कही थी। और उसके जवाब में जानते हो हमारी यंग प्रिंसेस ने क्या कहा? जैसे ही आंट जियांग ने जियांग चैंग और जी की तरफ देखा, वो बस खुली आंखों से अपनी माँ की तरफ देख रहे थे। जियांग चैंग ने कहा, क्या कहा माँ उन्होंने? आंट जियांग ने कहा, उन्होंने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इतनी इतनी प्यारी सी बात को इतनी मासूमियत से उन्होंने कहा था ना कि एक पल के लिए तो मेरा दिल भी मेरे मुंह को आ गया था। तो यंग मास्टर लान का तो क्या हाल होगा तुम लोग समझ भी नहीं सकते। पर उसके बाद यंग मास्टर लान ने कहा, पर हम कभी एक नहीं हो सकते। हमारी मिस्ट्रेस ने कहा, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यंग मास्टर लान ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, एक घर तक नहीं है। हमारी मिस्ट्रेस ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यंग मास्टर लान ने कहा, तुम्हारा परिवार कभी तुम्हें मेरी नहीं होने देगा। हमारी यंग मिस्ट्रेस ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमारे यंग मास्टर ने कहा, प्यार पेट नहीं भरता, प्यार तुम्हें खाने के लिए खाना नहीं देगा, प्यार तुम्हें रहने के लिए एक बड़ी सी आलीशान कोठी नहीं देगा जहाँ तुम रहती हो, प्यार तुम्हें ऐशो आराम और शानो शौकत नहीं दे सकता। और मैं तुम्हें ऐसे किसी घर में नहीं ले जा सकता जहाँ तुम्हारी हैसियत के बगैर चीज़ें ना हो। मेरे पास कुछ नहीं है, लौट जाओ अपने घर। पर हमारी यंग मिस्ट्रेस वो सिर्फ यंग मास्टर के पीछे पीछे दौड़ रही थी। वो जितना ज़्यादा उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे थे, वो उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को बस दोहराए जा रही थी। इस एक लफ्ज़ के अलावा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और मैं बस उनके पीछे पीछे चल रही थी परछाई की तरह। एंड एट लास्ट फाइनली यंग मास्टर बहुत तेज़ी के साथ चिल्ला कर पड़े, चली जाओ अपने घर और वापस लौट कर कभी मत आना, क्योंकि मैं वो शख्स नहीं हूँ जिससे तुमने प्यार किया था। मैं वो शख्स नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए चुना गया था। मैं वो शख्स नहीं हूँ जो तुम्हें मरने से पहले कि कोई कुछ भी कह पाता। हमारी यंग प्रिंसेस ने वो किया जिसने मुझे भी शर्मिंदा कर दिया। आई मीन उस ज़माने की बात है। मैं एक ऐसी लड़की जो आज से पहले इन सब चीज़ों से इतना दूर रही थी, मेरी यंग प्रिंसेस को अपने ही सामने किस करते हुए देख रही थी, वो भी उनके खुद के फियांसे को, जो कि पत्थर की मूरत बनकर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे खुद नहीं समझ आया कि अभी इस झल्ली सी लड़की ने क्या कर दिया। पर हमारी यंग प्रिंसेस वो बहुत ज़्यादा फीरियस थी, वो बस उन्हें किस करती रही। और हमारी यंग प्रिंसेस इससे पहले कुछ समझ पाते सब कुछ हो चुका था। एंड एट लास्ट जब वो किस ब्रेक हुआ तो हमारे यंग मास्टर के चेहरे के ऊपर बस एम्बेरसमेंट थी, क्योंकि ये हरासमेंट थी, सच में हरासमेंट थी, क्योंकि खुली पब्लिक के बीच में ऐसा कौन करता है। उस ज़माने पर तो ये बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए वहाँ पर जितने भी लोग थे सब देख रहे थे। पर यंग मास्टर वो उन सब लोगों की आंखों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए बस उन्होंने यंग प्रिंसेस का हाथ पकड़ा और बस उन्हें खींच कर आके ले जाने लगे एक ऐसी जगह जहाँ पर ये सारी निगाहें ना हो, लोगों की बातें ना हो, ताने ना हो। एट लास्ट वो उस लड़की से बात कर सके और उसे समझा सके। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। एक खाली से पार्क में हम लोग वहाँ जाकर बैठते हैं। यंग मास्टर बहुत देर तक यंग प्रिंसेस को समझाते हैं और उन्हें लगा था कि शायद अब तो यंग प्रिंसेस समझ जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आखिरी में उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और अगर प्यार करते हो तो मुझे अपने साथ ले चलो। बस मुझे वापस उस घर में नहीं जाना, क्योंकि मेरी किसी और से शादी की बात चल रही है और मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये दूसरा सवाल था जो इतनी मासूमियत से उन्होंने पूछा था, और ये दूसरा सवाल था जिस पर हम दोनों की धड़कनें रुक गई थी, मेरी भी और सामने बैठे हुए मास्टर लान की भी। मास्टर लान ने प्रिंसेस की तरफ देखा और बहुत बहुत धीमी आवाज़ में कहा, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। ऐसा उन्होंने कहा था और वो कहने के बाद वो वहाँ से चले गए थे। पर उन्हें क्या पता था, शादी वाले दिन जिस दिन हमारी प्रिंसेस की शादी होने वाली थी, वो अपनी शादी के मंडप से भाग गई। हर तरफ उनकी बस सिर्फ खोजबीन चल रही थी, किसी को नहीं पता था वो कहाँ चली गई। एंड एट लास्ट वो जहाँ मिलती हैं वो थी हमारे यंग मास्टर लान के साथ, वो भी शादी का जोड़ा पहने हुए, उस छोटे से घर के सामने, जो घर देखने में आलीशान नहीं था, जो घर बिल्कुल साधारण सा था, पर उसके सामने खड़ा हुआ शख्स बहुत खास था। और सामने से जब यंग मास्टर लान ने ये सब कुछ देखा तो वो भी बस अपनी जगह पर स्तंभ खड़े रह गए, क्योंकि एक लड़की जो आलीशान महलों में रहती है, वो लड़की आज उनके घर के सामने खड़ी हुई है, वो भी इस हालत में, अपना सब कुछ छोड़कर परिवार को, पैसे को, एक आलीशान शान शौकत भरी ज़िंदगी को छोड़कर
वो खुद एक ऐसी ज़िंदगी में आना चाहती है। तो यंग मास्टर लान भी कहाँ पीछे हट सकते थे, क्योंकि वो भी सच में उनसे बहुत प्यार करते थे। उस दिन के बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। जैसा ड्रामा मूवीज़ में देखने को मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही ड्रामा। पर हमारी यंग प्रिंसेस ने एक जिद पकड़ ली थी, और वो जिद थी सामने खड़े हुए शख्स से शादी करना। बहुत बार मना किया यंग मास्टर लान ने, पर एंड में वो भी मान गए और उन दोनों ने शादी कर ली। और उसके बाद तो जो क़यामत आई थी ना, मैं बस क्या बताऊँ। पूरी फैमिली उन दोनों के पीछे पड़ चुकी थी। कोई भी इस शादी से खुश नहीं था, फिर वो चाहे यंग मास्टर लान की फैमिली हो या फिर खुद हमारी प्रिंसेस की फैमिली। पर वो दोनों बस अपने प्यार के साथ खड़े रहे। बहुत मुश्किलें आई, बहुत ज़्यादा। फैमिली वालों ने रिश्ते तोड़ दिए दोनों से ही, क्योंकि यंग मास्टर लान के पेरेंट्स चाहते थे कि वो किसी एक अमीर लड़की से शादी करे, एक ऐसी लड़की से जो अपने साथ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेकर आए, जिससे उनकी फैमिली को, उनकी कंपनी को सपोर्ट मिल सके। और वहीं दूसरी तरफ हमारी यंग प्रिंसेस की फैमिली चाहती थी कि वो एक ऐसे लोगों से शादी करे जो बिल्कुल उनके रुतबे के हों। पर वो दोनों जो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, उन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा, और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बहुत बहुत तकलीफ भरे थे वो कुछ शुरुआती साल। मैं भी उनके साथ रह रही थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ गुस्सू में आकर रहने लगे। बहुत मुश्किल हुई थी शुरुआत में। मैं खुद जानती हूँ कि हम लोगों ने एक एक ब्रेड पर पूरे दिन को गुजारा है, और धीरे धीरे कर यंग मास्टर लान बहुत मेहनत करते रहे। हमारी प्रिंसेस भी बहुत मेहनत करती रही। मुश्किल थे वो दिन, पर वो दोनों खुश थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ रह रहे थे। ये छोटा सा घर खरीदा था हमने यहीं इस जगह पर, जिसके अंदर मैं, वो और यंग मास्टर लान रहते थे। धीरे धीरे कर चीज़ें अच्छी होने लगी। मास्टर एक अच्छी कंपनी में काम करने लगे, घर में पैसा भी आने लगा। पर अचानक से यंग प्रिंसेस की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। वो वीक होने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर जो दर्द था ना अपने परिवार को छोड़ने का, वो बहुत गहरा था। कभी यंग मास्टर लान से इस बारे में बात नहीं करती थी, और वो दर्द उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। क्योंकि एक ऐसा बच्चा जिसके लिए उसका परिवार ही उसकी दुनिया थी, वो अपने प्यार के खातिर उस परिवार को छोड़ तो आई थी, पर वो अंदर ही अंदर उसे खा रहा था। उनका फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई। दोनों बहुत खुश थे, पर हमारी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा वीक थी, इसीलिए वो उस प्रेगनेंसी को संभाल नहीं पाई और मिसकैरेज हो गया। इसके बाद लगातार 3 बार उनका मिसकैरेज हुआ था, और इस चीज़ ने कहीं ना कहीं उन्हें बहुत मेंटली डिप्रेस कर दिया। बहुत लंबे वक्त तक उस कपल ने ट्राई किया बच्चे का, पर हर बार कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती थी। यंग मास्टर लान ने बहुत समझाया भी हमारी प्रिंसेस को कि कोई बात नहीं, वो बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। पर हमारी प्रिंसेस बस जिद पर अड़ी रही कि उन्हें खुद का बच्चा चाहिए। इस चीज़ ने उनके बीच में बहुत तनातनी भी करती थी। वो कपल जो हमेशा एक दूसरे से प्यार करता था, वो एक दूसरे से लड़ने लग गया था, एक दूसरे से बात नहीं करता था। अजीब सा माहौल चल रहा था। यंग मास्टर लान अपनी धीरे धीरे कर कंपनी में आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने सच में नाम कमाना शुरू कर दिया था यहाँ गुसू में। उनका बिजनेस आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होती जा रही थी। वो लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। जिस तरीके से कुछ साल गुजर गए थे, दोनों के बीच में काफ़ी दूरी आ गई थी। यंग मास्टर लान अपने शायद करियर के शिखर पर चल रहे थे। उन्होंने खुद की कंपनी स्टैब्लिश कर ली थी, और वो कंपनी बहुत बहुत सक्सेस भी पा रही थी। गुसू में उनका नाम हो रहा था, पर उनकी पर्सनल लाइफ बस डिस्टर्ब चल रही थी। और मैं सब कुछ देख रही थी। मैं अपनी यंग मिसेस को समझाती थी कि वो खुश रहें, पर वो बस सिर्फ उदास रहती थी, और ये चीज़ कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को और ज़्यादा बिगाड़ रही थी। और एक दिन सच में ये न्यूज़ मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है, 3 मंथ प्रेग्नेंट। और ये चीज़ उन्होंने यंग मास्टर लान को भी बताई थी। पर अफसोस उस वक्त यंग मास्टर लान को एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली थी, और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के सिलसिले में उन्हें देश के बाहर जाना था। बहुत अजीब माहौल था। वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे, और वो उन्हें अपने साथ ले भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि बिजनेस टाइम पर उनका ख्याल कौन रखेगा। इसीलिए यंग मास्टर लान ने सुझाव दिया कि इस बार प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। पर जैसे ही यंग मास्टर लान ने ये बात कही, हमारी प्रिंसेस पूरी तरीके से टूट गई, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कैसे कह सकते हैं अपने खुद के बच्चे को मारने के लिए, वो भी तब जब ये बच्चा इतनी मिन्नतों के बाद उन्हें मिला है। यंग मास्टर लान ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर प्रिंसेस वो अपनी बात पर अडिग थी। उन्हें ये बच्चा चाहिए था, फिर वो चाहे यंग मास्टर लान के साथ यहाँ रहकर इस प्रेगनेंसी के साथ आगे बढ़े, या फिर वो अकेले ही इस बच्चे को जन्म दे देंगी। यंग मास्टर लान बहुत अजीब दुविधा में फंस गए थे, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं जाते उस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उनका बिजनेस एक बार फिर से वहीं आ जाता जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। और ऐसा वो नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि वो अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रिंसेस लैन डिज़र्व करती थी।
इसीलिए वो मेहनत कर रहे थे। वो मेहनत कर रहे थे ताकि खुद प्रिंसेस लैन अपने परिवार के पास जा सकें, एक ऐसे परिवार के साथ पास जहाँ वो दिखा सकें कि अब वो भी उनके काबिल हैं। तो शायद तब कुछ सब कुछ ठीक हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका परिवार यही तो चाहता था ना कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे घर में हो जो उनकी बराबरी का हो। तो किसी तरीके से अगर मास्टर लान अपने आप को बराबरी का बना लाते हैं तो उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। इसीलिए यंग मास्टर लान वो सब कुछ कर रहे थे। पर प्रिंसेस वो शायद इस बात को नहीं समझ पा रही थी। यही कहो वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह गलत नहीं थी। हम दोनों के बीच में बहुत बहुत मनमुटाव चला। एंड एट लास्ट फाइनली हमारी प्रिंसेस ने इजाज़त दे दी थी कि आप बाहर चले जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। यंग मास्टर लान जाना तो नहीं चाहते थे, पर वो भी अपने दिल पर पत्थर रखकर फाइनली बाहर चले गए थे। दोनों के बीच में उस वक्त एक दूरी तो आ गई थी, पर यंग मास्टर लान पूरी कोशिश करते थे कि वो वक्त वक्त पर हमारी प्रिंसेस को विजिट करें। उस पूरी प्रेगनेंसी में वो 2 से 3 बार आए थे हमारी प्रिंसेस से मिलने, और इस चीज़ ने हमारी प्रिंसेस को खुश भी किया था। पर जब फाइनल डिलीवरी वाला दिन था, उस दिन घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी। प्रिंसेस की हालत पहले भी ठीक नहीं थी, वो वीक तो चल ही रही थी, पर मास्टर लान की एब्सेंस ने उन्हें और ज़्यादा डिप्रेशन में धकेल दिया। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी उनकी प्रेगनेंसी के अंदर, पर वो कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी, किसी से भी कुछ नहीं कहती थी, यहाँ तक कि मास्टर लान से भी नहीं। और यही हुआ जब डिलीवरी का टाइम आया। कहते कहते हान जियांग चुप हो गई। वही जियांग चैंग उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। जी ने कहा, आगे क्या हुआ? आंट जियांग ने कहा, डिलीवरी के टाइम पर घर पर कोई नहीं था। मैं जैसे तैसे कर अपनी प्रिंसेस को हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा, पर उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक थी और प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी ना, उसने एंड टाइम पर डिलीवरी पर सपोर्ट नहीं किया। डॉक्टर ने ऑप्शन दे दिए थे, या तो आगे बच्चा बच पाएगा या फिर प्रिंसेस। और ये बात हमारी प्रिंसेस को पहले से ही पता थी। डॉक्टर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो आपको चूज़ करना होगा, तभी आप ये सोच कर प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू कीजिएगा, अपने हस्बैंड के साथ आइएगा ताकि हम आगे बात कर सकें। पर हमारी यंग प्रिंसेस ने ये बात कभी डिस्कस ही नहीं की, और यहाँ तक कि उन्होंने उस परमिशन फॉर्म पर यंग मास्टर लान के पता नहीं कैसे सिग्नेचर भी ले लिए। और जब एंड टाइम पर डॉक्टर ने उनके लास्ट टाइम पर डिलीवरी से पहले ये पूछा था, तो हमारी यंग प्रिंसेस ने कह दिया कि उनके हस्बैंड ये चाहते हैं कि ये बच्चा इस दुनिया में आए, ना कि वो। और ये फॉर्म जैसे ही उन्होंने हॉस्पिटल में जमा किया, आगे प्रोसेस शुरू हो जाती है। यंग मास्टर लाइन की एब्सेंस के अंदर डिलीवरी होती है, और जैसा डॉक्टर ने प्रेडिक्ट किया था, प्रिंसेस, ये कहते कहते जियांग उनकी आंखों से आंसू बह गए थे। वो बस रोने लगी। और आगे जियांग चैन और जी दोनों को पता था कि क्या हुआ होगा। आंट जियांग ने कहा, तुम्हें पता है, आखिरी बार जब प्रिंसेस ने अपने उस छोटे से बेटे को उठाया था ना, उनकी आंखों में कोई गिल्ट नहीं था। वो खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। उन्होंने हमारे यंग मास्टर की जिम्मेदारी मुझे देते हुए कहा था कि हमेशा से खुश रखना, इसका ख्याल रखना। मैं तो उसके साथ नहीं रह पाई, पर आप हमेशा इसके साथ रहना, हर सुख दुख में इसका ख्याल रखना, और मेरे हस्बैंड के साथ भी रहना, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। उन्हें बताना ये कि मैं सच में उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आज भी वो शब्द मेरे कान में गूंजते हैं। वो प्यार बहुत अलग था, बहुत अलग। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर फैमिली सिचुएशन, कंडीशन और लाइफ में एक ऐसे दौराहे पर वो लोग आ गए थे कि सब कुछ बस बिखरता चला गया। मेरी खुद की आंखों के सामने एक ऐसा कपल जो एक दूसरे से अंतहीन प्यार करता था, उन दोनों का ये अंत ये हुआ था। जब मास्टर लान को ये सब कुछ पता चला तो वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाए, पर उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी एक नन्हे बच्चे की, जो उनका खुद का बच्चा था। ईबो, ये नाम रखा था उन्होंने, और यही नाम था जिसकी वजह से वो जी पाए, अपने आप को संभाल पाए अपने बच्चे के लिए, जो यही बच्चा उनकी आगे की ज़िंदगी बन गया था। यंग मास्टर ने हमारे लिटिल प्रिंस के लिए जितना हो सके उतना किया, माँ बाप दोनों का प्यार दिया, उस बच्चे के आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दिया, उसे वैसी ही ज़िंदगी दी जैसी ज़िंदगी वो हमेशा से अपनी पत्नी को देना चाहते थे। एक ऐसी ज़िंदगी जो मखमल के चादर के अंदर लिपटी हुई हो। यंग मास्टर लैन ने सच में हमारे लिटिल मास्टर के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी प्रिंसेस का बचपन देखा था ना उस महल के अंदर, बिल्कुल वैसा ही बचपन मैंने अपने ईबो मास्टर के लिए देखा है। यंग मास्टर लान ने ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमारे यंग प्रिंस के लिए ना किया हो। वो उनकी माँ भी थे, उनके पापा भी थे, दोनों ने
दोनों जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। खुद को हार कर अपने बच्चे के लिए ज़िंदा रखना क्या होता है, शायद ये मैंने लान मास्टर से सीखा था। क्योंकि प्रिंसेस के जाने के बाद मास्टर पूरी तरीके से टूट गए थे। यंग मास्टर लान को समझाना आसान नहीं था। आज तक भी, अभी तक भी, जब भी वो मेरे साथ बैठते थे, हम पुरानी बातें करते थे, तो उनकी आंखों में वो दर्द साफ नजर आता था। हॉस्पिटल का वो दिन जब वो लौटे थे और जब उन्हें पता चला था ये सब कुछ, दिन बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा। और आज बिल्कुल ही वो कुछ ऐसा ही हमारे यंग मास्टर लान के साथ हो रहा है, हमारे ईबो मास्टर के साथ हो रहा है। चैंग, प्यार ऐसा ही होता है। उनकी माँ ने भी एक ही शख्स से दिल खोल कर प्यार किया, उसके लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया और उसी के लिए वो ख़त्म हो गई। तो तुम्हें क्या लगता है उसके बेटे से और क्या उम्मीद की जा सकती है? हाँ, मेरा और तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि तुम उसे सपोर्ट करो, जैसे मैंने अपनी मिस्ट्रेस को हमेशा सपोर्ट किया। अभी जिम्मेदारी तुम्हारी है चैंग, तुम्हारी। कहते हुए मिस चियांग ने सिर्फ चियांग चैंग की तरफ देखा। चियांग चैंग सिर्फ अपनी नज़रों को झुका देता है और वहीं दूसरी तरफ उस डाइनिंग एरिया की वॉल के पीछे खड़े होकर ईबो भी ये सब कुछ सुन रहा था। ऐसा नहीं था कि वो ये सब कुछ पहली बार सुन रहा है, वो पहले भी सुन चुका है। अपनी मॉम के बारे में उसे सब कुछ पता है। उसकी मॉम ने उसके लिए बहुत सारी डायरीज़ लिखी हैं, जिन सब डायरीज़ में उसने सब कुछ जिक्र किया है, इसलिए वो सब जानता है। उसके डैड ने भी सब कुछ बताया है, पर आज इस तरीके से सुनना ईबो को एक अलग ही पिक्चर दे रहा था। हमेशा उसके डैड ने कहा था कि प्यार सबसे ऊपर है, जिस भी शख्स से प्यार करो उसे अपना सब कुछ दे देना। पर ईबो, वो हमेशा अपने डैड की इस बात के खिलाफ रहता था। उसे कभी भी नहीं चाहिए था अपनी ज़िंदगी में प्यार, कभी भी नहीं। इसीलिए उसने कभी किसी रिलेशनशिप की तरफ या कभी किसी लड़की की तरफ अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया था, तब तक उसकी ज़िंदगी में ज़ान नहीं आया। और जिस दिन ज़ान उसकी ज़िंदगी में आया, उस दिन उसे सच में पता चला कि उसकी मॉम ने उसके डैड को आखिर इस हद तक कैसे प्यार किया कि वो उसके लिए सब कुछ भूल गई। सब कुछ, इतने सारे दुख तकलीफ सहने के बाद भी वो उसके साथ हमेशा खड़ी रही। और आज ईबो भी बिल्कुल यही महसूस कर रहा है। यही, उसने अपने डैड और मॉम की लव स्टोरी को कभी अपनी आंखों के सामने तो नहीं देखा था, पर उसने उसे सुना था, पढ़ा था। और आज ईबो की ज़िंदगी भी कुछ उसी दिशा में चल रही है। पर ये नहीं पता कि ईबो अपनी लाइफ में किसका रोल प्ले कर रहा है, अपनी मॉम का या अपने डैड का। क्योंकि इंतज़ार तो वो भी कर रहा है ना ज़ान का। कब से और कब तक करेगा उसे खुद भी नहीं पता। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे होंगे ईबो और ज़ान की स्टोरी का, पर आज पूरी स्टोरी एक अलग ही कपल के लिए डेडिकेटेड थी, तो मे भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई होगी, पर मुझे इसको शेयर करना था कि ईबो की लाइफ में जो स्टार्टिंग के फेज़ में इन्फ्लुएंस था अपने मॉम एंड डैड का, वो आपको धीरे धीरे अब समझ में आएगा। ईबो का एक ऐसा पार्ट जो अभी तक हम लोगों ने कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया, ईबो की लाइफ इस तरीके से कैसे हो गई, जिस तरीके से ईबो जीता था पहले, वो कहीं ना कहीं भी आपको समझ में आई होगी इस स्टोरी को सुनने के बाद थोड़ी सी, कि ईबो का नज़रिया क्या था प्यार को लेकर, लोगों के रिलेशनशिप को लेकर। तो देखते हैं आगे और क्या होता है ईबो की लाइफ का जो फेस चल रहा है, ईबो का पॉइंट ऑफ व्यू जो चलेगा उसमें। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने थॉट्स मेरे साथ जरूर शेयर करना। ईबो के फादर यानी कि लैनवन हुआ और उसकी मॉम की स्टोरी को सुनकर आपको क्या लगा? बाकी जो आज का पार्ट सुनकर थोड़ा बोर हो गया हो उसके लिए आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी हमारे मेन कपल को स्टोरी में वापस इंक्लूड करने की। तब तक के लिए बाय।